exchange that is particularly related to forward rate. Okay, so Messrs Rana Pratap request you to book a fixed forward sale contract for USD 2 lakh delivery second month and a fixed forward purchase contract for USD 1 lakh delivery third month over there, and the rates are quoted as spot rate for USD to INR is given to be 39.9500 slash 40.0500. 1 month, 2 month and for 3 month forward points are given over here and we need to answer accordingly. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. सो व्हाट फॉरवर्ड सेल रेट विल बी कॉटेड टू द कस्टमर. तो फॉरवर्ड सेल रेट क्या कॉट किया जाएगा यहाँ पर कस्टमर को. डू आंसर एट द अर्लीस्ट. देखिए जब भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मेरे पास दो तरह के रेट होते हैं. आई हैव ऑलरेडी कन्वेड द थिंग टू यू कि रेट दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास होता है मर्चेंट रेट, एक हमारे पास होता है मर्चेंट रेट एंड फर्दर एक हमारे पास होता है इंटरबैंक मार्केट रेट. इंटरबैंक मार्केट रेट होता है जिसमें पर्टिकुलरली जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो आपस में रेट एक दूसरे को कोट करते हैं. फॉर मर्चेंट रेट अगर मर्चेंट को यूएसडीज परचेज करने हैं देन ही विल बी एबल टू बाय द यूएसडीज एट अ प्राइस एट विच द मार्केट इज रेडी टू सेल. एट विच पर्टिकुलरली द मार्केट इज रेडी टू सेल. ठीक है, तो यानी कि मर्चेंट रेट के केस में बाइंग रेट होता है सेलिंग रेट एंड सेलिंग रेट इज द बाइंग रेट ओवर देयर. लेकिन इंटरबैंक मार्केट रेट में बाइंग इज द बाइंग रेट एंड फॉर द सेलिंग इज द सेलिंग रेट ओवर देयर. ठीक है, वहां पर सेलिंग रेट के इक्वल होता है, बाइंग रेट के इक्वल होता है. ये चीज मैं आपको ऑलरेडी कन्वे कर चुका हूं. बट व्हाट रिलेटेड टू द फॉरवर्ड सेल रेट. बट व्हेन वी से कि फॉरवर्ड सेल रेट है तो हम यहां पर सेल रेट को ही पिक करना है, चाहे कस्टमर के रिलेशन में बताया गया हो चाहे किसी भी रिलेशन में बताया गया हो. अगर आपको फॉरवर्ड सेल रेट ये टर्म यहां पर लिखी हुई है तो यू विल बी पिकिंग अप द सेल रेट ओनली. अगर बाय कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो आप बाय रेट को ही पिक करेंगे. सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं यहां पर स्पोर्ट रेट आपको यूएसडी आईएनआर का दिया गया है, दैट इज पर्टिकुलरली दिस इज द बाइंग रेट एंड दिस इज द सेलिंग रेट ओवर देयर. तो यहां पर कौन सा रेट पिक करेंगे. विल बी पिकिंग अप द 40.0500 ये रेट पिक यहां पर करेंगे. एंड फर्दर देखिए आपके पास यहां पर सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सेकंड मंथ के हिसाब से बुक करना है तो यहां पर 2 मंथ फॉरवर्ड सेल रेट को ही पिक करना है, चाहे कस्टमर के रिलेशन में बताया गया हो चाहे किसी भी रिलेशन में बताया गया हो. अगर आपको फॉरवर्ड सेल रेट ये टर्म यहां पर लिखी हुई है तो यू विल बी पिकिंग अप द सेल रेट ओनली. अगर बाय कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो आप बाय रेट को ही पिक करेंगे. सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं यहां पर स्पोर्ट रेट आपको यूएसडी आईएनआर का दिया गया, दैट इज पर्टिकुलरली दिस इज द बाइंग रेट एंड दिस इज द सेलिंग रेट ओवर देयर. तो यहां पर कौन सा रेट पिक करेंगे. विल बी पिकिंग अप द 40.0500 ये रेट पिक यहां पर करेंगे. एंड फर्दर देखिए आपके पास यहां पर सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि सेकंड मंथ के हिसाब से बुक करना है तो यहां पर 2 मंथ फॉरवर्ड जो है पॉइंट्स इनको हम पिक करेंगे. 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स कौन से दिए हैं. दीज आर गिवन टू बी 09500 एंड फर्दर 1150. ओके, तो आपके पास ये रेट यहां पर दिए गए. नाउ दीज आर द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स एंड दीज आर द सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स. नाउ सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स. तो करेंसी जो है वो क्या है यहां पर. द करेंसी ओवर हियर इज अवेलेबल एट प्रीमियम. करेंसी जो है वो यहां पर प्रीमियम पर अवेलेबल है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेथड क्या है कि अगर सेलिंग आपके पास पॉइंट जो है वो ग्रेटर है बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट से तो करेंसी प्रीमियम पर अवेलेबल होती है. एंड व्हेन द करेंसी इज अवेलेबल एट प्रीमियम जो फॉरवर्ड पॉइंट्स हैं उनको एड अप किया जाता है. इफ द करेंसी इज अवेलेबल एट डिस्काउंट दैट इज सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स आर लेसर देन दैट ऑफ द बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स. तो उसके केस में हम यहां पर फॉरवर्ड पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं. Now in this case particularly selling forward points are greater than the buying forward points. तो यहां पर हम क्या करेंगे. The currency is available at premium. तो यहां पर जो selling forward points हैं particularly 1150 इनको हम क्या करेंगे यहां पर. We will be adding them up. So it will be 0.1150 will be added up. So accordingly what would be the answer over here. It will be 40.1650 over here would be the right answer. तो अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर करेगा. आंसर विल बी ऑप्शन डी. आंसर विल बी ऑप्शन डी. ओके, सो ऑप्शन डी जो है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के केस में यहां पर आंसर रहने वाला है. तो यहां पर हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. इट सेज व्हाट फॉरवर्ड परचेज रेट विल बी कॉटेड टू द कस्टमर. तो फॉरवर्ड परचेज रेट क्या कॉट किया जाएगा. देखिए परचेज रेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गोइंग टू बी इन थर्ड मंथ. वो थर्ड मंथ में होने वाला है यहां पर. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी विल बी आंसरिंग ओवर हियर. तो यहां पर हमें रेट क्या दिया गया. इट इज गिवन टू बी 39.9500. तो ये आपके पास बाइंग रेट है एंड दिस वन इज अ सेलिंग रेट ओवर देयर. तो बाइंग रेट को यहां पर पिक करेंगे दैट इज 39.9500
जीरो को पिक करेंगे एंड फर्दर फॉरवर्ड पॉइंट्स कौन से लेने हैं, थर्ड मंथ वाले लेने हैं। इस केस में भी पर्टिकुलरली आपके पास सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स ज्यादा हैं बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स से, तो करेंसी जो है वो प्रीमियम पर अवेलेबल है, तो हम बाइंग फॉरवर्ड पॉइंट्स को यहां पर एड अप करेंगे, दैट इज 0.1350 को हम यहां पर एड अप करने वाले हैं, 0.1350 को हम यहां पर एड अप करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर पोस्ट करना है आपको। सो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, व्हाट वुड बी द आंसर ओवर हियर, सो इट विल बी 05840, that is 40.0850 would be the right answer over here. So again option D over here would be the right answer. Mohar and Swati have answered correctly at the earliest over here related to option question number 2, that is option D is the right answer in this regard. Question number 2, option D is the right answer in this regard. Now let's move to the question number 3. जल्दी से यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। So it's related to how much rupee equivalent will be charged from the customer in case of a forward sale contract if the exchange margin is given to be 0.15%. देखिए जब भी आपके पास सेल में सेल को यहां पर रख लीजिए कि सेल के केस में आपने क्या करना है, सम करना है, यानी कि ऐड करना है, यानी कि जब भी सेल की बात हो रही है, जबकि सेलिंग की बात हो रही है, सेलिंग रेट काट किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो एक्सचेंज मार्जिन होता है दैट इज एडिड अप। तो एक्सचेंज मार्जिन एडिड अप होता है। अगर हम परचेज कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसके केस में हमारे पास जो सेल आपके पास एक्सचेंज मार्जिन है वो यहां पर सब्ट्रैक्ट होता है, वो यहां पर सब्ट्रैक्ट होता है। तो पर्टिकुलरली हमने यहां पर आंसर ऑलरेडी फाइंड किया था कि आपके पास फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट का रेट क्या था, जो सेकेंड मंथ के बाद हम फॉरवर्ड सेल रेट कॉन्ट्रैक्ट को हमने कैलकुलेट किया था, फॉरवर्ड सेकेंड मंथ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट रेट, ये हमने क्या कैलकुलेट किया था आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 के केस में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। लेट्स हैव अ लुक एट इट। वी मार्क्ड इट एट 40.1650, 40.1650, दैट वाज द रेट दैट वाज quoted एंड दैट वाज पर्टिकुलरली, अभी आपको इसमें क्या करना है, एक्सचेंज मार्जिन को ऐड अप करना पड़ेगा, which is given to be 0.15% over here, which is given to be 1.15% over here। तो यहां पर हम एक्सचेंज मार्जिन को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। सो 40.1650 प्लस 0.15%, दैट बिकम्स इक्वल टू 40.2252। ओके, तो यहां पर ये हमारे पास रेट रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख, ठीक है। तो यहां पर इसे 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर, दैट वुड बी द आंसर ओवर हियर, दैट इज 80,45,049, 80,45,049, क्योंकि हमने यहां पर पर्टिकुलरली क्या किया कि क्वेश्चन के केस में हमने राउंड ऑफ नहीं किया, तो यहां पर आंसर जो है थोड़ा सा डिजिट में फर्क पड़ रहा है, अदरवाइज लास्ट में हमारे पास जीरो ही आएगा अगर हम इसे पर्टिकुलरली इसी फिगर को पिकअप करते हैं। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 3। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? तो हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास जो रेट कॉटेड था, क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन गिवन है एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक्सचेंज मार्जिन जो होता है वो यहां पर एड अप होता है। अगर सेलिंग रेट कॉट कर रहा है, बैंक कॉट कर रहा है, तो एक्सचेंज मार्जिन एडिड अप होगा। तो हमने एक्सचेंज मार्जिन जो कि 0.15% यहां पर दिया गया है, वी जस्ट एडिड इट अप एंड फर्दर हमारे पास रेट आ गया 40.2252। अब जो हमारे पास सेल कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू 2 लाख यूएसडी। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है दैट इज गिवन टू बी फॉर 2 लाख यूएसडी का ये कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर आंसर को कैलकुलेट कर लिया है। सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर इन रिलेशन विद क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, इट विल बी ऑप्शन सी, एंड सबसे पहले स्वाति एंड अभिषेक हैव आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। Now let's move to the question number 4 over here. It says how much rupee equivalent will be paid to the customer in case of forward purchase contract. अब forward purchase contract के केस में आपको जो exchange margin है again it is given to be 0.15%। तो लेकिन ये forward purchase contract है, जब भी buying की बात करते हैं तो उसके केस में exchange margin हमने subtract करना होता है। exchange margin is to be subtracted 40.0850, 40.0850, this was the rate which was quoted over there, this was related to third month, 3 महीने का था ना ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर थर्ड मंथ से रिलेटेड हमने ऑलरेडी इस रेट को कैलकुलेट किया था, माइनस एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.15%, इसमें से 0.15% को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। इट इज पर्टिकुलरली 40.085 माइनस 0.15% माइनस 0.15%, 0249, तो ये हमारे पास रेट आ गया 40.085
0.0249 multiplied by 1 lakh USDs over there, that is equal to 40 lakh 2,487. 40 lakh 2,487 over here. Again option C over here is a right answer. तो मेन कंसेप्ट जो हमने इस केस स्टडी से सीखे हैं वो थे पर्टिकुलरली, अगर तो सेल कॉन्ट्रैक्टर तो सेलिंग रेट को देखना है, आपके पास परचेज कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके पास यहां पर एक्सचेंज मार्जिन गिवन है इन केस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज टू बी एडेड अप, अगर आपके पास एक्सचेंज मार्जिन गिवन है इन केस ऑफ द बाइंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट हैव योर आंसर्स ओवर हियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है यहां पर ऑप्शन सी है एंड ज्योति एंड स्वाति हैव आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी. इट्स बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी प्रोफाइल. It's based on the maturity profile. Okay, so maturity profile of selected liabilities and assets of scheduled commercial banks as on 31st March 2015 is given below. तो हमारे पास डाटा ऑलरेडी गिवन है related to deposits, borrowings, loans and advances and further related to the investments over here. The data is already given over here and further we have provided the data for the PSU banks, old private sector banks, new private sector banks and the foreign banks over there. And हमारे पास different maturity ladder के हिसाब से यानी कि up to 1 year में क्या deposits हैं, 1 to 3 year में क्या है, 3 to 5 years में क्या है, over 5 years क्या है, उसके accordingly हमें deposits, borrowings, loans and advances and further उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं. So now let's जंप करते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर. इट सेज which group of the banks will be most affected due to increase in rate of interest for deposits up to 3 years. अगर हम अप टू 3 इयर्स के डिपॉजिट की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम की यहां पर फर्स्ट हम रो की बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा जो बैंक है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है. अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो कौन सा बैंक है जो अप टू 3 ईयर के केस में यहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इफेक्ट होने वाला है. ठीक है, अप टू 3 इयर्स में उसके अकॉर्डिंगली हमने यहां पर आंसर पोस्ट करना है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली ओवर हियर. देखिए डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो अप टू 3 इयर्स में ए एंड बी दोनों कॉलम शामिल रहेंगे, यानी कि आप दोनों को यहां पर ऐड अप करके देख लीजिए. हमने रिस्क सेंसिटिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर ऑलरेडी एक केस स्टडी की थी तो इट इज समवट रिलेटेड टू द सेम आल्सो. तो दोनों को हम यहां पर क्या कर लेंगे, ऐड अप करके देख लेंगे कि क्या क्या हमारे पास यहां पर आंसर रहता है. ओके, जैसे कि 49 प्लस 40 इट इज इक्वल टू 89, 47 प्लस 44 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 93. फर्दर sorry 91, it is particularly equal to 91. okay, and यहां पर 91 89 है यहां पर. okay, and 56 plus 38 is equal to what, it is equal to 94 and 41 plus 51 that is equal to 92. तो हमारे पास सबसे ज्यादा यहां पर अगर डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो कौन से बैंक के पास है इस पर्टिकुलर विंडो में, यहां पर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास सबसे ज्यादा डिपॉजिट है. अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट के ऊपर इंक्रीज हुआ तो लायबिलिटी जो थी, ऑब्लिगेशन जो थी वो यहां पर सबसे ज्यादा किसकी इंक्रीज होगी, वो यहां पर सबसे ज्यादा न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की इंक्रीज होगी. तो डेफिनेटली दोज विल बी द मोस्ट इफेक्टेड, दोज विल बी द मोस्ट इफेक्टेड. तो अकॉर्डिंगली यहां पर आंसर क्या रहने वाला है, द आंसर वुड बी ऑप्शन, यहां पर देख लेते हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इट इज गेट रिलेटेड टू ऑप्शन सी ओवर हियर. So question number 1 option C is the right answer. Question number 1 option C over here is the right answer. Okay, now let's move to the next question. It says which group of the banks mostly rely on call or short term borrowings to meet its liquidity requirement. तो कौन सा यहां पर ग्रुप है बैंक का जो सबसे ज्यादा रिलाई करता है कॉल और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के ऊपर ताकि वो अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए. कौन सा बैंक है जो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है शॉर्ट एंड कॉल टर्म की आपके पास रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहां पर आंसर करेंगे. अगर हम यहां पर शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करते हैं दैट इज अप टू 1 ईयर. शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब क्या है, हम अप टू 1 ईयर की बात कर रहे हैं. तो यहां पर बोरोइंग वाले कॉलम में देखिए कि कौन से बैंक के पास सबसे ज्यादा यहां पर बोरोइंग है ताकि वो अपनी लिक्विडिटी को मैनेज कर पाए. इट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द सेकंड कॉलम ओवर हियर, सेकंड कॉलम ओवर हियर. यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो यहां पर सेकंड कॉलम किससे रिलेटेड है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड है. किससे रिलेटेड है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड है. ये वाला पर्टिकुलर कॉलम देखना है क्योंकि आपके पास कॉल एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग के बारे में आप देख रहे हैं. सो यहां पर जो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनके पास सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा बोरोइंग्स हैं इन दिस पर्टिकुलर टर्म ओवर हियर. तो जब भी हम कॉल या शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हम अप टू 1 ईयर की यहां पर बात कर रहे हैं. तो पर्टिकुलरली यहां पर बोरोइंग सबसे ज्यादा है ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की. तो अकॉर्डिंगली यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. इट विल बी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. तो यहां पर सुमन यादव
and further Varsha Rajput have answered correctly at the earliest. So question number 2, option C is the right answer again. क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगेन. तो यहां पर ऑप्शन सी जो है यहां पर वो यहां पर आंसर हमारे पास रहने वाला है. देखिए यहां पर ऑप्शन थोड़ी सी आपके पास मिसमैच देखिए, मैं इनको चेंज कर देता हूं, बी एंड इट वुड बी सी. इट वुड बी सी. सो आंसर ओवर हियर वुड बी द ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवर हियर. ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर. Which group of the banks is the most sensitive for repricing of their loans up to 1 year term in an increasing interest rate scenario for loans and advances? तो कौन सा जो ग्रुप ऑफ बैंक है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है रीप्राइसिंग को लेकर के फॉर द लोन्स अप टू 1 ईयर ऑफ द टर्म अगर इंटरेस्ट रेट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहां पर लोन्स की बात करें, किसकी बात करें, लोन्स की बात करें. तो लोन्स के केस में 1 ईयर टर्म तक सबसे ज्यादा आपके पास लेंडिंग जो कर रखी है वो कौन से बैंक ने कर रखी है, दैट इज पर्टिकुलरली डन बाय द फॉरेन बैंक्स. तो फॉरेन बैंक्स ने यहां पर सबसे ज्यादा जो लेंडिंग है अप टू 1 ईयर में वो सबसे ज्यादा की गई है. तो डेफिनेटली उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट यहां पर इंक्रीज होते हैं. तो डू लेट मी नो ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट होगा. डू लेट मी नो कि यहां पर जो इंपैक्ट होगा ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा या फिर नेगेटिव इंपैक्ट होगा. सो क्वेश्चन नंबर 3 हैज बीन करेक्टली आंसर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सुमन यादव एंड आल्सो बाय वर्षा राजपूत. तो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू फॉरेन बैंक्स. तो इंपैक्ट जो होगा दैट विल बी अ पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट. देखिए लोन ऑब्लिग अगर हम लोन्स की बात करें, एडवांसेस की बात करें, दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि जो आपने पैसा आगे दिया लेंड किया, यानी कि बैंक के ये एसेट है. अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहां पर क्या होगी, वो यहां पर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, वो यहां पर इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी. डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज, डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज. अगर वो इंक्रीज हो रही है तो पर्टिकुलरली बेनिफिट किसे होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है. तो यानी कि कौन सा गैप है, दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इसका जो इंपैक्ट होगा, नॉट गैप, द इंपैक्ट वुड बी पॉजिटिव ओवर देयर. तो सबसे जो इंपैक्ट होगा वो यहां पर पॉजिटिव होगा. ओके तो इंपैक्ट जो होने वाला है वो पॉजिटिव होने वाला है एंड द ऑप्शन डी ओवर हियर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. Okay, now let's move to the question number 4 over here. It says which group of the banks is the most asset sensitive group? तो कौन सा यहां पर ग्रुप है जो सबसे ज्यादा एसेट सेंसिटिव ग्रुप है, कौन सा ग्रुप जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा एसेट सेंसिटिव ग्रुप है. वी नीड टू आंसर अकॉर्डिंगली ओवर हियर. तो हमने यहां पर उसी के अकॉर्डिंग में यहां पर आंसर करना है कि एसेट सेंसिटिव ग्रुप कौन सा यहां पर ग्रुप है, सबसे ज्यादा एसेट सेंसिटिव ग्रुप यहां पर ग्रुप कौन सा है. देखिए जब भी मुझे यहां पर एसेट सेंसिटिव ग्रुप की बात करनी होती है, एसेट सेंसिटिव ग्रुप की बात करनी होती है तो बैंक के एसेट पर्टिकुलरली हम काउंट करते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट में से काउंट करते हैं, लोन्स एंड डिपॉजिट में से काउंट करते हैं ना. तो यू नीड टू लुक एट द डिफरेंस ऑफ दीज. आपको इन चीजों का डिफरेंस देखना पड़ेगा, डिपॉजिट्स का एंड फर्दर लोन्स एंड एडवांसेस का डिफरेंस देखना पड़ेगा. ठीक है तो आपको पर्टिकुलरली लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स का डिफरेंस देखना पड़ेगा. कौन से पीरियड के लिए पर्टिकुलर बोला इन्होंने, कोई पर्टिकुलर पीरियड मेंशन्ड है, कोई भी पर्टिकुलर पीरियड यहां पर मेंशन नहीं है. लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एसेट सेंसिटिव ग्रुप कौन सा है, डू लेट मी नो एट द अर्लीस्ट. जल्दी से जल्दी बता दीजिए सबसे ज्यादा जो एसेट सेंसिटिव ग्रुप है वो यहां पर कौन सा रहने वाला है. तो आपके पास ये कॉलम यहां पर विजिबल नहीं है. ओके तो डू लेट मी नो कि यहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, अगर हम सबसे ज्यादा बात करते हैं रिलेटेड टू की यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्ट किसके ऊपर है, तो उस कॉलम की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली आप देखिएगा अगर हम यहां पर डिफरेंस देखते हैं 42 माइनस 49 ये तो -7 हो गया. ठीक है 42 माइनस 49 ये वाले कॉलम्स को मैच कर रहे हैं. ठीक है एंड फॉर द 49 माइनस 47 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2, ये भी यहां पर कम यहां पर 2 है. एंड फॉर 56 माइनस 56 ये 0 हो गया. 62 माइनस 41 दैट इज इक्वल टू 19, दैट इज इक्वल टू 19. तो यहां पर अगर हम अपने एसेट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म ग्रुप में पर्टिकुलरली अगर अप टू 1 ईयर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट यहां पर रहेगा यानी कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी की बात करें तो वो कौन सा है पर्टिकुलरली, दैट इज पर्टिकुलरली द फॉरेन बैंक्स अगेन. तो फॉरेन बैंक्स यहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं, एसेट सेंसिटिव ग्रुप में आते हैं. ओके सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी अगेन द राइट आंसर. Okay, now let's move to the next case study. It's related to the case study based upon deposits over here. So Alpha Bank gets FCNR deposit. तो Alpha Bank के पास foreign currency non-resident deposit है of USD 8 million and 5 साल के लिए डिपॉजिट है. The bank converts USD 7 million to Indian rupees. तो बैंक ने यहाँ पर
क्या कर लिया, 7 मिलियन यूएसडी को, 8 मिलियन का एफसीएनआर डिपॉजिट है, यानी कि फॉरेन करेंसी में 8 मिलियन का डिपॉजिट है, जिसमें से बैंक ने 7 मिलियन जो यूएसडीज हैं इनको यहां पर कन्वर्ट कर लिया है, इनको यहां पर क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है, एंड 1 USD इज इक्वल टू ₹40 ओवर हियर. इट लीव्स रेस्ट ऑफ द बैलेंस इनटू द नोस्ट्रो अकाउंट. तो 1 मिलियन यूएसडी का जो बैलेंस था, जो 1 मिलियन यूएसडी का बैलेंस था, वो यहां पर इन्होंने अपने नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं. पर्टिकुलरली लेट्स से कि एबीसी बैंक है यहां पर, एंड फर्दर इसका कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक दूसरी कंट्री में लेट्स से XYZ है. तो एबीसी बैंक ने अपने फंक्शनरीज को चलाने के लिए फॉरेन बैंक्स में फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन कर लिया है विद XYZ बैंक ओवर हियर. दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी द नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक एबीसी. That will be the nostro account of the bank ABC. The position of the assets and liabilities of the Alpha Bank in USD is as under. तो जो पोजीशन है एसेट्स की लाइबिलिटीज की वो पर्टिकुलरली क्या है हमारे पास यहां पर दी गई है. सो एफसीएनआर डिपॉजिट जो है वो यहां पर एसेट है कि लाइबिलिटी है, दैट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज दैट इज टू बी रीपेड बैक ना. जब भी कस्टमर आएगा वापस तो उसे यहां पर 8 मिलियन यूएसडीज वापस करने पड़ेंगे. सो दैट इज अ लाइबिलिटी, दैट्स अ लाइबिलिटी. सो यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट में जो बैलेंस दिया गया दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 मिलियन यूएसडी. दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू 1 मिलियन यूएसडी जो आपके पास यहां पर कन्वर्टेड नहीं है, आपके पास एज इट इज बैलेंस जो है वो पड़ा है. एंड पोजीशन अकाउंट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू कि जो आपकी यहां पर ओपन पोजीशन है, जो आपकी ओपन पोजीशन है दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो आपने कन्वर्ट कर लिए हैं वो यूएसडी 7 मिलियन को आपने कन्वर्ट कर लिया है. तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दिस पर्टिकुलर केस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट? ये पर्टिकुलर पार्ट यहां पर क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस ओवर हियर. So it says if the exchange rate of the USD moves up to ₹41, the Alpha Bank will gain how much or lose how much? Gain ₹7 million, lose ₹7 million, gain ₹1 million or lose ₹1 million. What would be the answer in this particular regard? तो आपके पास 8 मिलियन यूएसडी एफसीएनआर डिपॉजिट अवेलेबल था, जिसमें से आपने 7 मिलियन यूएसडी को कन्वर्ट कर लिया है रूपी में, एंड फर्दर 1 मिलियन यूएसडी को आपने प्लेस कर दिया है इन द नोस्ट्रो अकाउंट. नाउ इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द यूएसडी व्हिच वाज प्रीवियसली ₹40, नाउ इट मूव्स टू ₹41, तो उस केस में अल्फा बैंक को गेन होगा कि लॉस होगा, उसके बारे में हमने यहां पर आंसर पोस्ट करना है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू आंसर ओवर हियर. तो अल्फा बैंक को ने यहां पर पर्टिकुलरली क्या किया है, 7 मिलियन यूएसडीज को सेल कर दिया है. 7 मिलियन यूएसडीज को क्या कर दिया, सेल कर दिया. ठीक है, इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया. अब पर्टिकुलरली मान लीजिए कस्टमर पैसे वापस लेने आ गया, कस्टमर पैसे लेने वापस आ गया, तो उसके केस में आपको यहां पर 7 मिलियन यूएसडीज मार्केट से परचेज करने पड़ेंगे. एट व्हाट प्राइस? यू आर टू परचेज नाउ एट ₹41. वेयर पर्टिकुलरली आप पहले आपके पास ₹40 के अवेलेबल थे, आपने जब उनको यहां पर कन्वर्ट किया था ₹40 के हिसाब से किया था, तो आपको यहां पर 7 मिलियन, क्योंकि एक यूएसडी के पीछे आपको ₹1 का फर्क पड़ रहा है, तो 7 मिलियन के पीछे आपको 7 मिलियन रुपीस का यानी कि 70 लाख रुपीस का फर्क पड़ जाएगा. तो आप यहां पर लूज करेंगे 7 मिलियन यूएसडी. सो ऑप्शन बी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. सो सुमन यादव एंड अमित अग्रवाल हैव आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. That is, the bank will be losing 7 million USDs in this particular scenario. The bank will be losing 7 million USDs in this particular scenario. Is that clear? ये चीज यहां पे क्लियर होगी. Now let's move to the next question. It says, in respect of the position of the bank, which of the following statement is correct? अगर हम बैंक ओवरबोट पोजीशन है 7 मिलियन यूएसडी की, ओवरसोल्ड कंडीशन है 7 मिलियन यूएसडी की, ओवरबोट कंडीशन है 1 मिलियन यूएसडी की, ओवरसोल्ड कंडीशन है 1 मिलियन यूएसडी की. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. So which of the following would be the right answer related to question number 2 over here? तो ये ओवरबोट कंडीशन हुई या फिर ओवरसोल्ड कंडीशन हुई? ओवरबोट कंडीशन क्या होती है? जब आपने जरूरत से ज्यादा चीजें परचेज कर ली हैं, जब आपने जरूरत से ज्यादा चीजें परचेज कर ली हैं, यानी कि आपके पास आपने परचेज कर लिया 7,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड फर्दर आपके पास ये बाइंग कॉन्ट्रैक्ट है, एंड आपके पास सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं 3,000 के, यानी कि मिसमैच हो गया ना, मिसमैच हो गया ये सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट में. तो पर्टिकुलरली आपके पास क्या कंडीशन है, ये ओवरबोट कंडीशन है. दिस इज अ ओवरबोट कंडीशन, दिस इज अ ओवरबोट कंडीशन. एंड फर्दर इस केस में पर्टिकुलरली क्या है कि आपने यहां पर आपके पास बाइंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके पास बाइंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपके पास 7 मिलियन यूएसडी के यहां पर सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये कौन सी कंडीशन है? इट विल बी द ओवरसोल्ड कंडीशन. इट विल बी द ओवरसोल्ड कंडीशन. कितने की? 7 मिलियन यूएसडी की ओवरसोल्ड कंडीशन है आपके पास, जिसकी वजह से आप अपनी लायबिलिटी को मैच नहीं कर पा रहे हैं. आपकी लायबिलिटी कितनी थी? लायबिलिटी थी आपकी 8 मिलियन की, लायबिलिटी आपके पास थी 8 मिलियन की.
आपने 7 मिलियन को पर्टिकुलरली सेल कर दिया हुआ है, जबकि आपने यहां पर वापस भी करने ना 8 मिलियन, तो आपके पास डिफरेंस कितना है 7 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन तो आपके पास नोस्ट्रो अकाउंट में पड़ा ही है। सो इट्स द कंडीशन रिलेटेड टू ओवरसोल्ड कंडीशन है 7 मिलियन यूएसडी की, oversold condition is 7 million USDs की. So option B over here is the right answer in this regard. So Mohar has answered correctly over here at the earliest related to question number 2. Related to question number 2 over here. Okay, so this is the oversold condition of 7 million USDs. Now let's move to the next question. It says if the bank invest entire funds of 8 million USD in a 5-year USD loan matching with the maturity of FCNR deposit at an interest rate of 6 months LIBOR plus 50 basis points, which of the following statements is correct? तो आपको बोला गया है कि बैंक ने मान लीजिए कि सिनेरियो दे दिया कि पूरे के पूरे 8 मिलियन यूएसडी जो एफसीएनआर का आपके पास बैलेंस था, 8 मिलियन यूएसडी का आपके पास एफसीएनआर बैलेंसेस था, इसको एज इट इज आगे लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसको एज इट इज आगे लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया, जिसमें आपकी मैच्योरिटी भी मैच कर रही है, मैच्योरिटी भी मैच कर रही है। तो यहां पर उन्होंने कह दिया कि 5 ईयर आपके पास मान लीजिए डिपॉजिट थे एंड 5 ईयर का आपने लेंडिंग कर दिया, आगे 5 ईयर की लेंडिंग कर दी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 मंथ्स लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, आपने 6 मंथ्स लाइबोर जो था प्लस 50 बेसिस पॉइंट जो था उसके बेस पर आपने यहां पर लैंडिंग कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उस केस में कौन सी यहां पर स्टेटमेंट करेक्ट होगी? तो अल्फा बैंक विल फेस द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिस्क रहेगा। अल्फा बैंक विल फेस द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन रिस्क, अल्फा बैंक फेसेस द फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेटिंग इनकम रिस्क, और अल्फा बैंक फेसेस द रिस्क ऑफ फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अल्फा बैंक विल फेस द रिस्क फॉर इंटरेस्ट रेट ओवर देयर। तो कौन सा रिस्क यहां पर फेस होने वाला है? देखिए, ट्रांजैक्शन रिस्क वो होता है जहां पर जब आपने जो ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रिस्क है। ट्रांसलेशन होता है जब हम कन्वर्जन की बात करें, यहां पर तो हम कन्वर्जन कर ही रहे हैं, क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली हमने क्या कहा कि हमारे पास 8 मिलियन यूएसडी जो था एफसीएनआर डिपॉजिट था, उसके लिए आगे लैंडिंग कर दी है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में की है, तो पर्टिकुलरली आपको कोई नुकसान होगा ही नहीं। ट्रांसलेशन का तो कोई भी नहीं होगा, ना ही वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा। ऑपरेटिंग इनकम रिस्क रहता है जब आपके पास कोई हैजर्ड्स हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, तो वो सभी रहते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली रिलेटेड व्हाट हैजर्ड्स का मतलब है कि किसी भी तरह से आपके पास इनकम में आपकी कमी पेशी है, वो तो चीज होएगी नहीं यहां पर, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट रेट जो आपने पे करना है वो भी आपके पास डिफरेंट बेसिस पर है, क्योंकि एफसीएनआर के ऊपर आपने पे करना होगा, वो फिक्स्ड हो गया आपके पास, जो एफसीएनआर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। एंड फर्दर इसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर, दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट, वो आपने किसी ना किसी बेंचमार्क के ऊपर करना है, जो कि यहां पर दिया गया है लाइबोर 6 मंथ्स का प्लस 50 बेसिस पॉइंट, उसके ऊपर करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आपके पास आंसर क्या होने वाला है यहां पर? अल्फा बैंक फेसेस बेसिस रिस्क फॉर इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर अल्फा बैंक को जो रिस्क फेस होगा दैट विल बी द बेसिस रिस्क। तो यहां पर वर्षा राजपूत एंड सुमन यादव हैव आंसर्ड करेक्टली एट द अर्लीस्ट। ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर। Option D over here is the right answer in this regard. Okay. Now let's move to the next question. Question number 4 over here. It says if the exchange rate of USD move down to rupees 39, the Alpha Bank will gain rupees 7 million, lose rupees 7 million, gain rupees 1 million or lose rupees 1 million. तो यहां पर क्या यहां पर प्रॉफिट या फिर नुकसान जो है वो यहां पर बैंक को होने वाला है अगर यूएसडी का प्राइस मूव डाउन कर जाता है? तो डेफिनेटली पहले हमने यहां पर बेच दिया 40 का, अब अगर मार्केट से हमें खरीदना पड़े तो 39 का खरीद सकते हैं। तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ अगेंस्ट 1 यूएसडी। आपके पास 7 मिलियन यूएसडी थे जिनको आपने सेल कर दिया था, तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा वो यहां पर 7 मिलियन के अकॉर्डिंगली काउंट होगा, क्योंकि इसी के ऊपर, इस 7 मिलियन के अमाउंट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट जो है वो यहां पर इंपैक्ट आने वाला है। जो आपके पास 1 मिलियन यूएसडी ऑलरेडी आपके नोस्ट्रो अकाउंट में पड़ा, उसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो आपने उसे खरीदा है, ना ही आपने उसे बेचा है, ना ही आपने उसे खरीदा ना ही आपने उसे बेचा, तो उसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जो इंपैक्ट होगा वो 7 मिलियन के ऊपर होगा। तो अगर 1 यूएसडी के पीछे 1 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो 7 मिलियन यूएसडी के पीछे आपको 7 मिलियन रुपीस का यहां पर बेनिफिट होने वाला है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी ओवर हियर। Sorry, answer will be option A over here. Not losing, we will be gaining. So option A over here is the right answer. So Suman Yadav and Varsha Rajput have answered correctly over here at the earliest related to question number 4. Related to question number 4, option A is the right answer. Option A is the right answer. Now let's move to the next question. It says if the bank has overnight limit of USD 1 million, which of the following foreign exchange transaction the bank's dealer will have to do? अगर बैंक की ओवरनाइट लिमिट जो है वो 1 यूएसडी की है, 1 मिलियन यूएसडी की है,
अगर बैंक की जो ओवरनाइट लिमिट जो है, ओवरनाइट लिमिट का मतलब रहता है कि बैंक की जो पोजीशन रह सकती है ओवरनाइट में वो 1 मिलियन यूएसडी की रह सकती है, तो उसके केस में बैंक को कौन सी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, कौन सी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन यहां पर बैंक को गो थ्रू करना पड़ेगा? Acquire USD liabilities of at least USD 6 million, acquire USD liabilities of at least USD 7 million, acquire USD assets of at least USD 6 million, acquire USD assets of at least USD 7 million. तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है? Which of the following would be the answer in this particular case here? तो यहां पर आंसर क्या रहने वाला है? Kindly please do let me know at the earliest. तो अगर मेरी यहां पर पोजीशन जो है पर्टिकुलरली इस तरह से देखिए, 7 मिलियन यूएसडी जो है वो मेरे पास ओवरसोल्ड कंडीशन है, ओवरसोल्ड यहां पर पोजीशन है, एंड 1 मिलियन यूएसडी जो है वो यहां पर मेरे पास क्या है, पर्टिकुलरली वो मेरे पास यहां पर नोस्ट्रो अकाउंट में पड़े, वो मेरे पास नोस्ट्रो अकाउंट पड़े। तो मेरी ओपन पोजीशन क्या है यहां पर? ओपन पोजीशन तो 7 मिलियन यूएसडी की है ना, ओपन पोजीशन तो 7 मिलियन यूएसडी की है। अब वो ओपन पोजीशन ओवरनाइट के लिए लिमिट लगा दी कि आप 1 मिलियन यूएसडी का ही रख सकते हैं, 1 मिलियन यूएसडी का रख सकते हैं, यानी कि मुझे ऐसे एसेट्स चाहिए, मुझे यहां पर ऐसे एसेट चाहिए जो यूएसडी के हो। ये तो पर्टिकुलरली मैंने यहां पर सेल कर दी हुआ है, 7 मिलियन यूएसडी को तो मैंने रुपीस में कन्वर्ट करवा लिया हुआ है। तो पर्टिकुलरली मुझे इसके अगेंस्ट यहां पर 6 मिलियन यूएसडी के, मुझे कम से कम 6 मिलियन यूएसडी के क्या चाहिए यहां पर, एसेट चाहिए। सो इट वुड बी पर्टिकुलरली टू एक्वायर यूएसडी एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन यूएसडी, ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन यूएसडी। तो आंसर क्या रहेगा यहां पर? Answer will be option C in this regard. So question number 5, option C is the right answer, and Varsha Rajput and Mohar have answered correctly here at the earliest. Question number 5 it is. Question number 5 it is. Okay. So I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड फॉर द वीडियो